नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गदरपुर के भुलर भोग क्षेत्र में 685 एकड़ सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को एक बार फिर मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। बुधवार को अपर जिला अधिकारी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और राजस्व, वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रकरण में अब तक हुई प्रगति की जानकारी लोगों को दी है और जनता से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है। कि आपको बताते चले कि बीते दिनों रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय भट्ट, बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा और गुलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र सौंपकर 685 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक दिलाने की मांग उठाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी को समिति गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने की निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए अपर जिला अधिकारी ने बताया कि संबंधित विभागों की 3 बैठक हो चुकी है और आवश्यक दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। तो वही मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और महामंत्री अजय भार्गव ने पत्रकार वार्ता कर उत्तराखंड सरकार और कैबिनेट मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि विश्व शिव मंदिर के पास दूसरे बैले ब्रिज के निर्माण से मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया है कि 16 दिसंबर की आपदा में मुख्य पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद सरकार ने 48 घंटे में अस्थायी बैली ब्रिज बनाया था, लेकिन सरकरा होने के कारण वहां लगातार जाम हो रहा था। होटल एसोसिएशन और विभिन्न संगठनों की मांग पर सरकार ने नया बैली ब्रिज बनाकर 24 अप्रैल को जनता को समर्पित किया। संजय अग्रवाल ने कहा कि करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से स्थानीय पुल निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन मसूरी में पार्किंग बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने कार से मल्टी लेवल और हाइड्रोलिक पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग की है। गत वर्ष 16 सितंबर को जो एक राजधानी मसूरी में आई थी, बादल फटने के फलस्वरूप शिव मंदिर के पास एक ब्रिज लगाया गया था। उस ब्रिज को इंस्टेंट रिप्लेस करने तरीका पहले ब्रिज था, जो कि सरकार द्वारा निर्मित किया गया। मात्र 24 घंटे में जो पर्यटक यहाँ फंसे हुए थे उनको सेफ पैसेज दिया गया। इसके पश्चात हमने ये महसूस किया कि वो थोड़ा संकरा ब्रिज है, पर्यटक को आने जाने में जाम का सामना करना पड़ रहा है। जो हाई वीकेंड आते थे, हमारे जो आए हैं पिछले 6 महीने में, हर वीकेंड पे वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके पश्चात हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गणेश जोशी जी से निवेदन किया कि इसके पैरेलल एक अन्य ब्रिज लगना चाहिए। इसी के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबके माध्यम से हम सरकार का धन्यवाद घोषित करते हैं कि आपने हमारी बात को मानते हुए एक अन्य वैली ब्रिज का जो निर्माण वहां पर कराया। अन्य वैली ब्रिज जो है लगने से हम आश्वस्त हैं कि पर्यटक को आने जाने के लिए 2 ब्रिज मिलेंगी तो किसी भी जाम नहीं लगेगी। हमारा सीजन जो है बस आने ही वाला है। मई, जून, जुलाई 3 महीने हमारे सीजन के होते हैं। उन 3 महीनों में हमारे पर्यटक महोदय जो आएंगे यहाँ घूमने के लिए और जो हमारे लोकल यहाँ के हैं, जो किसी रूप से ये समस्या के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रेस, मीडिया प्रेस, सभी साथियों का, जिन्होंने भी अपने तहत बहुत अथक प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप आज ये सेकेंड बैली ब्रिज मसूरी शहर को मिल पाया। गत वर्ष 16 सितंबर को जो एक राजधानी मसूरी में आई थी। तो वही रामनगर के टांडा क्षेत्र में हाईवे 309 पर सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान चंद्रपाल निवासी चिल्किया के रूप में हुई है। डॉक्टर अभिषेक के अनुसार घायल के पैर और पसलियां टूट गई है, साथ ही सिर पर भी गंभीर चोट आई है। उसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसे को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की सख्त मांग की है। टांडा चौराहे पे ग्रामीण बैंक के सामने एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल से, दूसरी भी मोटरसाइकिल थी, पैर में फ्रैक्चर है। मरीज चिल्किया का रहने वाला है, चित्रपाल सिंह नाम होता है।
इसके अनुसार इसकी बाइक को पीछे से किसी ने मारा है। फिलहाल इसकी पसलियां टूटी हुई हैं, एक तरफ की टांग की हड्डी टूटी हुई है और सर में टांके आए हैं। मरीज की स्थिति गंभीर है। ये थाना चौराहे पे तो वहीं लालकुआ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तराई केंद्र वन विभाग की टांडा वन रेंज में जंगली हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाह पठानी खत्ता इलाके में 2 लोग मौजूद थे, तभी अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। हमले में हाथी ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को जंगल के आसपास अकेले ना जाने की सलाह दी है। वन विभाग ने मृतकों के परिजनों को नियम अनुसार मुआवजा देने की आश्वासन दिया है। उप जिलाधिकारी लालकुआ रेखा कोहली ने बताया है कि वन विभाग और राजस्व विभाग की टीमें घटनास्थल पर भेजी गई है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास और गांवों के निकट वन विभाग की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से जंगल क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। हमारे पास सुबह फ़ोन किया है तो हम आए इनकी बेटी को लेके यहाँ पर, तो ये मृतक पाए गए, मगर गांव वालों के लोगों के बताया गया है कि ये शाम जिंदा थे, इसीलिए इन्हें झोपड़ी में लेटाला गया था। हाथी ने मारा ऐसा? हाँ, हाथी ने मारा है सर, दोनों को हाथी ने मारा है और यहाँ पे देखा भी गया है लोगों ने, हाथी पैर के निशान हैं, सब हाथी ने मारा है इनको। तो कह रहे हाथी ने मारा है। अच्छा, गाँव वाले? तो आप आए, आपने देखा, क्या आपको क्या लगा? जी वैसी लगा, पैर भी टूटा हुआ है, कमर जगह भी टूटा हुआ है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं वन विभाग से कि ऐसा जो घटना हुई है उसके लिए क्या? दुर्घटना तो हो गई सर, जितना होता है उतना हमको दिलवा दे कुछ। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में भाभी है, भैया हैं, 2 भतीजे हैं। इनकी धर्मपत्नी वगैरह जो नहीं है, मम्मी बहुत पहले खत्म हो गई। और भी बच्चे हैं कोई? नहीं, भाभी भैया है लेकिन बिहार में रहते हैं, झारखंड में। देखभाल पापा को हम ही देखते हैं, 8 दिन में 15 दिन में जाते हैं, फिर आ जाते हैं, वहीं रहता हूँ करके। अच्छा, तो यहाँ काम क्या करते हैं? जी ये काम वैसे करते हैं, कह रहे थे हम रहते हैं वहीं हैं, चौकीदारी करते हैं कह रहे थे। वन विभाग में पहले काम करते थे। ये लालकुआ क्षेत्र के हमारे जो टांडा रेंज है, इसके तराई पूर्वी वन प्रभाग में हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हाथी द्वारा 2 व्यक्तियों की इसमें जान गई है। जो हमारी जो फॉरेस्ट की टीम है और पुलिस की टीम है और रेवेन्यू की टीम है, तीनों मौके पर पहुंची हुई है। बाकी जो भी कार्रवाई होगी, जो मुआवजे की धनराशि होगी, उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल, फॉरेस्ट की टीम लगातार वहाँ पर गश्त कर रही है, जो भी इनकी आगे की प्रोसेस होगी वो उसको पूरा करवाया जाएगा यथाशीघ्र। हमारे पास सुबह वहीं उत्तरकाशी में हल्की बारिश से यातायात बाधित हो रहा है, जिससे चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम ने शुरुआत में छोटी मशीनों की मदद से मार्ग खोलने का प्रयास किया है, लेकिन भारी वोल्डरों के कारण काम में दिक्कत आ रही है। इसके बाद बड़ी मशीन मौके पर पहुंचने के बाद तेजी से मालवा हटाने का कार्य शुरू किया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को दोबारा सुचारू कर दिया गया है। फिलहाल मार्ग पर यातायात सामान्य हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही हल्की बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की और मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है। तो वहीं देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह 2026 आयोजित की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम की इस आज रजत जयंती समारोह के अवसर पर अभी जिनका हम सब लोगों ने बहुत सारगर्भित और संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ पर सुना, उत्तराखंड वन विभाग के और स्वास्थ्य विभाग के लिए, और इसके साथ कल एक दिन का सत्र आपने विशेष सत्र देखा, उसमें अब नियमित रूप से हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी, पहले के समय में जो है संसदीय कार्य मंत्री तो लगातार होते थे, लेकिन इस बार जो है विधिवत रूप से
उसका भी आपने सफलतापूर्वक कल के विशेष सत्र का समापन हुआ, संपन्न हुआ। आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन राज्यसभा के सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, माननीय विधायकगण आदरणीय सविता कपूर जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, सुरेश गढ़िया जी, श्री प्रमोद नैनवाल जी और प्रमुख सचिव वन एवं अध्यक्ष वन विकास निगम श्री आर के सुधांशु जी, एमडी वन निगम सुश्री नीना ग्रेवाल जी, शिव सिंह बिष्ट जी, हमारे यहाँ पर अतिथि फरजाना बेगम जी, हॉप श्री रंजन मिश्र जी, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते जी, रविशंकर जी, एक्स हॉप समीर सिन्हा जी, गोविंद जी, गंभीर जी और सभी पूर्व के जितने भी हमारे यहाँ पर एमडी हैं, हॉप हैं, वन विभाग के सभी हमारे वन विभाग और वन निगम के सभी हमारे अधिकारी गण, सभी कार्मिक, मैं आज के इस अवसर पर वन विकास निगम की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से सभी हमारे वन प्रेमियों का भी, वरिष्ठ अधिकारियों का भी, सबका मैं और आए हुए अतिथियों का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये आज का रजत जयंती कार्यक्रम उत्तराखंड के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है, जिसको हम सब लोग यहाँ पर एक समारोह के रूप में मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर वन विकास निगम के सभी वर्तमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्होंने इस यात्रा में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, जैसा अभी सुबोध भाई भी कह रहे थे और हमारे प्रमुख सचिव महोदय भी कह रहे थे कि सबका बहुत बड़ा योगदान है। ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए मैं आप सभी अधिकारियों को भी, सभी कार्मिकों को भी, पूर्व अधिकारियों को भी, सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं। साथियों, मेरा मानना है कि आज का ये अवसर वन विकास निगम की उपलब्धियों का स्मरण करने के साथ साथ हमें संकल्पों को भी याद करने का ये दिवस है, जिस संकल्प के उद्देश्य से वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 2001 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है। साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमारा जो मॉडल है राज्य का, विकास का मॉडल, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन रहे, कैसे बैलेंस रहे, उसी के आधार पर हम अनेक विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का ये दिन उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ इन वर्षों में एक संस्थान के रूप में जो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उसका तो ये उत्सव है ही है। इसके साथ साथ अगर कहीं छोटी छोटी न्यूनताएं रह गई हैं, न्यूनताओं से अर्थात मेरा यह है कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो उन्हें भी
भविष्य में सुधार करने का, आगे बढ़ने का भी आज का ये दिवस है। घने जंगल, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर, विशाल ग्लेशियर, पवित्र नदियां और समृद्ध जैव विविधता, ये सब हमारे उत्तराखंड की जो अमूल्य धरोहर है। और जब मुझे कहीं भी किसी भी बड़े कार्यक्रम में देश दुनिया में जाने का जब भी मौका मिलता है, मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने राज्य के डेस्टिनेशन बताइए कि कितने डेस्टिनेशन हैं। तब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के जो प्रमुख डेस्टिनेशन हैं, जो प्रचलित हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। देहरादून हर कोई जानता है, मसूरी जानता है, हरिद्वार जानता है, ऋषिकेश जानता है, उधर चले जाएंगे तो नैनीताल जानता है, कौसानी जानता है, रानीखेत है, या मुंशियारी है, इधर चले जाएंगे चक्राता है, औली है, लैंसडाउन है। ये कुछ डेस्टिनेशन है। हमारे चारों धाम है, पवित्र हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, अनेक धार्मिक स्थल, मां पूर्णागिरी मैया से लेकर अनेक स्थान है। मैंने कहा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे, किसी को उससे ज्यादा आ जाएंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी, हजारों से अधिक। और जिधर जाएंगे वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और ये हमारी बहुत बड़ी संपदा है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनको ये वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता, ये हिम ग्लेशियर, ये वन क्षेत्र पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके दें, उनको एक धरोहर के रूप में सौंपें। क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, केवल राज्य के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपरा, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, उत्तराखंड वन विकास निगम ने इन 25 वर्षों की इस यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने 167 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। और ये उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, तो संसाधनों का सही उपयोग विकास को नई दिशा देता है। और अभी मैं जब आपका ये प्रेजेंटेशन देख रहा था, या हमारे एमडी नीना जी बोल रही थी, और उसके बाद सुधांशु जी ने बोला, फिर वन मंत्री जी ने बोला, तो सच में हमारे यहाँ पर देखिए कई सारे, जहां हम लकड़ी के उसमें काम करते हैं, वन विकास निगम उसको बेचता भी है, उसका विपणन भी करता है, इसके साथ साथ उप खनिज की निकासी करता है। और दोनों ही काम वन मंत्री जी ने भी बताया कैसे बड़े उसके टेक्निकल तरीके से, क्या कहा था, लाइन हाजिर हो जाता, क्या कह रहे थे आप उसमें, कुछ कह रहे थे, फिक्सिंग वाले में। तो ये जो लकड़ी वाला भी, चूंकि मैं ऐसी जगह पर बड़ा हुआ, पला बड़ा, मैंने अक्सर आपकी बैठकों में कहा है कि जहां चारों तरफ बनी वन है, नदियां हैं, वन है। क्यों फरजाना जी, आप तो वहां रहिए, ढकाते, वहां हमारे डीएफओ रहे, और भी जो भी डीएफओ रहे होंगे, इसमें से कोई रहा होगा तो सब जानते हैं। 8 किलोमीटर इधर से वन, 2.5 किलोमीटर इधर से वन, इधर सुरई रेंज, और इधर किलपुरा रेंज, और इधर खटीमा की रेंज, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो नेपाल का वन भी शुरू हो जाता है। इधर मेन शारदा,
उसके पीछे उसकी जो बाईपास शारदा, और बीच में मेरा गांव, मेरा घर। तो मैं उनके बीच में जो है हमेशा पला बड़ा, तो मैं वनों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, बहुत भली भांति जानता हूँ। इसलिए लकड़ी का काम हो या उप खनिज का काम हो, दोनों ही काम शंका की दृष्टि से भी देखे जाते थे। लेकिन जब सरकार ने पारदर्शिता करी और पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर जब काम आगे बढ़ा, तो 167 करोड़ का आज मुनाफा हो रहा है। वहीं उप खनिज के क्षेत्र में हमारे राज्य में राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है कि कोई भी सरकार होती थी तो उसको खनन के उप खनिज के मामले में घेरा जाता था, तमाम आरोप लगते थे। आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पर भी लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी। और हमने जिस प्रकार से काम किया, आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। और जब तिजोरी में पैसा भरता है तो रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड के आधार पर होता है। राजकोष बढ़ रहा है, तो आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है, चाहे वो और जो उप खनिज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी लगता है कि एक नियम बन गया है, एक कानून बन गया है, उसके आधार पर काम हो रहा है। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अभी हिमकास्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी हमने लोकार्पण किया है, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी की बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इसके प्रयोग द्वारा फॉरेस्ट गुड्स का ऑनलाइन ऑप्शन भी किया जा सकेगा। सुधांशु जी, ये एप्लीकेशन नया है या अपडेटेड वर्जन है? आज ही का है ना? अच्छा, चलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम द्वारा की जाने वाली बिक्री प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी, अधिक प्रभावी होगी और विश्वसनीयता भी बन सकेगी। साथियों, निगम की आधुनिक नीलामी प्रणाली और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने का काम किया है, और यह हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जहां आज विकास के साथ साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है, हर काम में ट्रांसपेरेंसी हो, एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति आगे बढ़े। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में इकोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है, वन विकास निगम इस संबंध में नए मानक स्थापित कर रहा है। आज वन विकास निगम केवल आर्थिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निगम वन क्षेत्रों में सूखे, मृतप्राय और उखड़े हुए पेड़ों को हटाकर उनकी जगह नए वन क्षेत्र विकसित करने में भी प्रयास कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। साथ ही इको टूरिज्म के माध्यम से विशेषकर युवाओं और छात्रों में पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि वानिकी के अंतर्गत किसानों के वृक्षों की खरीद की पहल भी निगम की एक सराहनीय कदम है, और इसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों की आय भी बढ़ेगी, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मैं आज इस अवसर पर वन मंत्री जी से एक अनुरोध भी करना चाहता हूं, प्रमुख सचिव महोदय भी हैं। एक मैं पिछले सालों से मैंने ये एक हर साल यहाँ पर जब ये मार्च का महीना आता है, फरवरी के बाद, तो ये मौन पालन के जो डिब्बे हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री आवास में रखे जाते हैं, और पिछले साल भी लगभग उसमें 150-200 किलो शहद निकला।
लगभग 1.5 महीने में 45 दिनों में। उससे पहले थोड़ा कम निकला, उससे पहले साल और कम निकला, लेकिन इस साल मैंने उनको कहा कि आप लोग जो है यहाँ पर इस बार 500 किलो का लक्ष्य लेकर